नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा समस्या यह थी कि गद्य खंड के वो कौन कौन से सवाल हैं जो त्रैमासिक स्पेशल में पूछे जाएंगे। आपकी त्रैमासिक परीक्षा है 3 तारीख को। उसके लिए मैं एक भविष्यवाणी करता हूं कि जो गद्य खंड के सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी सेशन से आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए मैंने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, गद्य खंड का खेला हो गए। अब खेला होगा, खेला हो गया। बस इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और ये पूरा जो सेशन है ज्यादा देर का नहीं है, 15 से 20 मिनट का सेशन होगा। और अगर इस सेशन के प्रश्नों को अगर आपने याद कर लिया तो आप इस बात को आप समझेंगे कि आपके संपूर्ण प्रश्न याद हो जाएंगे और त्रैमासिक परीक्षा में आपको मिलेगी एक शानदार चुनौती। लेकिन घबराना नहीं बच्चों, क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी है परमेश्वर सर की कि आपके लिए एक शानदार प्रश्न है और 1 से लगा करके 4 अध्याय तक के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं पढ़ाने चल रहा हूं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो केवल इतने प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और त्रैमासिक परीक्षा की खोपड़ी पे कर दोगे छेद। तो सबसे पहले वीडियो देखने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्र को शेयर कर दीजिएगा जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, खेला होवे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। सोचो, वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति, बोलने की शक्ति। ईश्वर के द्वारा बहुत सारी शक्ति प्रदान है हमको, घूमने की शक्ति, टहलने की शक्ति, देखने की शक्ति। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात समझो कि ईश्वर के द्वारा बहुत सारी शक्तियां प्रदान हैं, लेकिन हम में जो शक्ति है वह वाक शक्ति, वो सबसे ज्यादा कारगर शक्ति है। सोचो अगर बोल नहीं पाते तो क्या होता। तो आइए मैं बताता हूं। वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दिया गया एक वरदान है। क्या है भैया? एक वरदान है। सच में अगर हम बोल नहीं पाते तो मनुष्य यदि बोल नहीं पाता तो अपने भाव किसी दूसरे को व्यक्त नहीं कर पाता। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो सारी सृष्टि क्या होती? गूंगी होती भाई। समस्त सृष्टि क्या होती? गूंगी होती, बहरी होती। ऐसा लगता मानो एक दूसरे से अपने सुख दुख व्यक्त ही नहीं कर पा सकते, लुंज से बानो बैठे हैं। तो आगे लिखा है कि हम अपनी बातें, अपनी भावनाओं तथा जो सुख दुख का अनुभव हम करते हैं वो हम दूसरी इंद्रियों द्वारा करते हैं और ना हम किसी से कह पाते और ना उनकी सुन पाते। हम लोग लुंज पुंज से होते मानो पशुओं की तरह। आप लिख सकते हो और भी अच्छा कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह संसार गूंगा बहरा होता। हम एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाते। मनुष्य पशु की तरह व्यवहार करता, क्योंकि पशुओं के पास वाक शक्ति नहीं है। यानी वाक शक्ति मतलब विचारों की अभिव्यक्ति। भाषा तो सबके पास है। हाथी के पास अपनी भाषा है, चिड़िया के पास अपनी भाषा है, मनुष्य के पास अपनी भाषा है। लेकिन बोलने की जो भाषा है, जो विचार व्यक्त करने की ताकत है, वह केवल मनुष्य को पास है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई साहब ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य खूब सुंदर है, बहुत सुंदर है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं सुंदर हूं, मान लीजिए हूं नहीं, लेकिन मानने में क्या ही जाता है मेरे प्यारे भैया। मानने में क्या ही जाता है कि हम सुंदर हैं कि नहीं हैं। मानने में क्या ही जाता है। सोचकर देखिए थोड़ा सा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके व्यक्तित्व का, गुण दोष का, स्वभाव का, संस्कार का, विचारों का पक्ष प्रकट नहीं होता है। मैंने आपको बताया कोई सुंदर सी लड़की है, कोई सुंदर सी दीदी है, आपने देखा कि दीदी कितनी प्यारी है, दीदी कितनी सुंदर है, दीदी कितनी गुलुमुलु है। लेकिन आते ही क्या कर रहा है बे, ऐसी अगर वाणी निकाल देती तो भैया जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष, स्वभाव, संस्कार प्रकट नहीं होते। क्योंकि मनुष्य की असली पहचान उसकी भाषा है, उसकी बातचीत है। तो लिखिएगा कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का गुण दोष, स्वभाव, संस्कार और विचारों का पक्ष प्रकट नहीं होता। उसकी बातचीत से ही उसके चरित्र और व्यक्तित्व की पहचान होती है। बेन जॉनसन भी यही बोले थे मेरे प्यारे भैया। अब आगे समझिए। सच है, ध्यान से सुनिएगा, 5 नंबर देकर जाएगा ये सवाल आपको। कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण-दोष प्रकट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया है कुछ लोग हैं
बोलेंगे बहुत मीठा, कर देंगे कुछ और। कुछ लोग करेंगे कुछ और, बोलेंगे बहुत मीठा। या इस पंक्ति के द्वारा लेखक हमसे यह कहना चाहते हैं कि सभी मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति अलग अलग होती है, बात करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं, वे अपनी बातों को सीधे और सरल तरीके से दूसरों के सामने रखते हैं, जिसे सुनकर लोगों को उनकी बात समझने में आसानी होती है तथा उनसे बात करना लोगों को अच्छा लगता है। और कुछ लोग अपनी बातों से लोगों को निराश कर देते हैं। सच में भैया, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि लगता है यार ये आदमी बैठा रहे यार। कुछ लोग होता है यार जाए यार, कब जा रहा है यार, कब जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपनी बातों से लोग इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं। वही कहता है कि कुछ लोग जब बात अपनी रखते हैं तो अच्छा लगता है, कुछ लोग जब अपनी बात रखते हैं तो निराश होना पड़ता है। उनकी बातों में अहंकार होता है, जिनकी बातों से निराशा मिलती है। अब कोई आएगा, यार तुम्हारे घर में तो ये नहीं है, तुम्हारे घर में तो वो नहीं है, ऐसे बेटा वह दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। सच में जिसके अंदर अहंकार है वह दूसरों को नीचा दिखाएगा। एक सज्जन व्यक्ति कभी भी दूसरे को नीचा नहीं दिखा सकता है, क्योंकि कहते नहीं कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते। फिर आगे लिखिएगा बेटा कि ध्यान से सुनिएगा, लोग जैसा सोचते और समझते हैं वैसा ही बोलते हैं, इसलिए कहा गया है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते। लोग में क्या गुण है और क्या दोष है उसके बोलने अथवा आपस में बात करने से पता चलता है। कभी कभी लगता है कि आदमी बहुत गुस्सैल होगा, कभी कभी लगता है ना, लेकिन जब हमसे बोलते हैं, सच में एक बार कमेंट करना कि कभी कभी जिनसे हमें डर लगता है, बाद में जब हम उनसे बात करते हैं तो वही लोग हमें अच्छे लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके गुण दोष प्रकट नहीं हो सकते। क्योंकि तो देखने में बहुत सुंदर लगता है, जब बात करते हो कहते हो यार इससे घिनहा आदमी कोई नहीं। तो भैया 5 नंबर मिलेंगे, इसकी व्याख्या कर दीजिएगा। अब देखो दूसरे अध्याय के ये कुछ सवाल है। उसने कहा था दिव्य प्रेम पर प्राणोत्सर्ग की कहानी है या नहीं? पता है लहना सिंह, लहना सिंह ने जो सूबेदारनी थी उसकी एक बार रक्षा की थी अमृतसर बाजार में घोड़ों की लातों से। तो लहना सिंह जब छुट्टी पे आया था तो सूबेदार हजारा सिंह, आपको याद होगा, सूबेदारनी जो थी, जब वो जाता है कि भाई चलो बुलावा आया है, तो जो सूबेदारनी थी उसने कहा था कि युद्ध में तो जा रहे हो, लेकिन जिस प्रकार तुमने मेरे घोड़ों से लातों से रक्षा की थी, घोड़ों के लातों से रक्षा की थी, वैसे मेरे पति और पुत्र की रक्षा कर देना। लहना अपने प्रेम के लिए वचनबद्ध था। तो आइए, हाँ, उसने कहा था दिव्य प्रेम पर प्राणोत्सर्ग की कहानी है। सच में दिव्य प्रेम की कहानी, प्राणोत्सर्ग की कहानी। इसमें लहना सिंह अपने प्रेम और वचन की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। हाँ भाई साहब, प्रश्न है, उसने कहा था दिव्य प्रेम पर प्राणोत्सर्ग की कहानी है, हाँ या नहीं में जवाब देना था। लेकिन अगर हाँ भर लिख दोगे तो आंसर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए आप। तो आप कह सकते हो लहना सिंह का प्रेम सच्चा, निस्वार्थ और त्यागमय था। सच में यार, आजकल के जमाने में लड़की छोड़कर चली जाए, अब भाई मैं क्या ही बोलूं। पुरुष हमेशा प्रेम के परिधान में सदैव आगे रहा, सदैव आगे रहा, सदैव। राम को देख लीजिए, प्रेम किया सीता जी से, जब अलग हुए तो उन्होंने दूसरी शादी नहीं। शिव को देख लीजिए, माता पार्वती जब मर गई तो उनके लिए कितना तड़प रहे थे। भाई प्रेम पर तो जान लो पुरुष न्यौछावर है। प्रेम सच्चा है, निस्वार्थ है, त्यागमय है, बिल्कुल था। वह बचपन से ही सुबेदारनी से प्रेम करता था और उसके कहे हुए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं करता था। अंत में युद्ध में क्या हुआ कि उसने सुबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। उसने कहा था हजारा सिंह से, जाकर सुबेदारनी से कह देना कि जो उसने कहा था उसको मैंने पूरा कर दिया है। अब ध्यान से सुनिएगा, लहना सिंह का चरित्र चित्रण लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आज हम भविष्यवाणी यहाँ पर कर रहे हैं, त्रैमासिक परीक्षा पर आप देखेंगे यही सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपकी तैयारी अभी भी 0 है तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा,
आप टेलीग्राम पर पा सकते हैं, मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं लहना सिंह का लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र है। सच में लहना सिंह जो है वो कहानी का मुख्य पात्र है। मुख्य पात्र कौन होता है? सबसे पहले ये बात आप समझिए, मुख्य पात्र वह होता है जिसके इर्द गिर्द कहानी घूम रही होती है, जिसके चारों तरफ कहानी घूमती है, उसी को मुख्य पात्र कहते हैं। वह साहसी था, बिल्कुल। आपको पता है कि जब घुसपैठिया दुश्मन जब लेफ्टिनेंट साहब के भेष पर आया था तो कहा मारो गिराओ। कर्तव्यनिष्ठ था, बिल्कुल बुद्धिमान था, त्यागी सैनिक है। बचपन का प्रेम उसके हृदय में जीवन भर बसा रहा। सोचो, आपने वो कहावत सुनी है कि बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। तो वही है, वह सूबेदारनी से किए गए वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। उसमें देशभक्ति थी, भाई साहब बिल्कुल थी, मित्रता भी थी, बिल्कुल थी, मित्र मित्र का फर्ज निभाया, मानवता भी थी। युद्ध में उसकी सूझबूझ और वीरता प्रशंसनीय है, बिल्कुल है। वो हमेशा दुश्मनों को मारने के लिए तैयार रहता था। उसका चरित्र आदर्श, प्रेम और कर्तव्य का प्रतीक है। सच में यार, आपको पता है कर्मशील भी था। अपने माता पिता के लिए वो नौकरी किया, महबूबा के लिए अपने प्रेम को ठुकरा दिया। सोचो यार, मतलब अपने प्राण को जान पर दांव पे लगा दिया। आजकल होते लौंडे भाग, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपकी परीक्षा पर आता है। अगर संदर्भ लिखना होगा तो लिख लेना, मैंने संदर्भ यहाँ पर लिखा नहीं है। अगर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, यहाँ पर प्रश्न था कि प्रसंग सहित व्याख्या करिए, तो भाई प्रस्तुत पंक्ति आप संदर्भ पर लिख सकते हो। अगर आपको लिखना है, देखो बेटा मैंने तो लिखा नहीं है, लेकिन यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, संदर्भ पर लिख सकते हो, ठीक है। आप संदर्भ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो संदर्भ लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 उसने कहा था से उद्धृत है। जिसके लेखक बताओ भाई, कमेंट बॉक्स पर करिएगा कि जिसके लेखक कौन, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, लिखना चाहे तो भाई संदर्भ, जिनको लिखना नहीं आता तो सीधा कि प्रस्तुत पंक्ति आप लिख सकते हो। प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत, दिगंत भाग 2 उसने कहा से उद्धृत है। उसने कहा था कहानी से उद्धृत है, कहानी से उद्धृत, कहानी से उद्धृत है। कहानी से उद्धृत का मतलब होता है लिया गया है, उद्धृत का मतलब लिया गया, उद्धृत का मतलब क्या है भैया? लिया गया है, ठीक है। उद्धृत है, जिसके लेखक, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी जी, ठीक है। तो आप ऐसे बना सकते हो। प्रसंग है कि यह कथन उसने कहा से लिया गया है, ठीक है। और यह कहानी मील का पत्थर साबित हुई। व्याख्या क्या है बेटा? इस कथन का अर्थ है कि जैसे घोड़ा अभ्यास के बिना बिगड़ जाता है, वैसे सैनिक युद्ध के बिना कमजोर हो जाता है। जिस प्रकार बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, इसका मतलब है यदि घोड़े को आप दौड़ाएंगे नहीं, वो आलसी हो जाएगा, धीरे धीरे हाथी बन जाएगा। तो वैसे यदि सैनिकों को आप युद्ध के लिए तैयार नहीं किएंगे, युद्ध में नहीं भेजेंगे, वो कमजोर हो जाएगा। अर्थात एक जनरल का दायित्व है कि वह सैनिकों को युद्ध में भेजे, और बिना युद्ध की आक्रमण हो जाता है। सैनिक का असली गुण युद्ध भूमि में ही प्रकट होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो, संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं हैं? आपको पता है बिहार को सुधारने के लिए जयप्रकाश नारायण जी ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि जन संघर्ष समितियां ही विधानसभा के लिए उम्मीदवारों का चयन करें, ठीक है। जेपी यह भी कहते हैं कि संघर्ष समितियां केवल शासन से ही संघर्ष नहीं करें, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीतिपूर्ण अन्याय होते हैं, उनका भी दमन करेंगी। यह सामाजिक, आर्थिक एवं
नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। अर्थात उन्होंने कहा कि जो हमारी संघर्ष समितियां बनेगी वो सरकार के खिलाफ ही नहीं, जैसे मान लीजिए कहीं वोटिंग चल रही है, वहां वोट चोरी हो रहा है, तो उनके खिलाफ प्रदर्शन करें। कोई उम्मीदवार अपने किए गए वादे से अगर मुकरता है तो उसके खिलाफ एक मीटिंग बैठाएं और उस उम्मीदवार को पद से हटाएं। ये संघर्ष समितियों का। जैसे मान लीजिए संघर्ष समिति ने एक अपना उम्मीदवार बनाया, मान लीजिए छोटा सा एक गांव का प्रधान का उम्मीदवार बनाया। प्रधान ना खरंजा बनवा रहा है, ना सड़क बनवा रहा है, ना लाइट की व्यवस्था कर रहा है, ना तो बिजली की। तो ये संघर्ष समितियां क्या करेंगी कि प्रधान के ऊपर कार्रवाई करेंगे और उसको पद से क्या करेंगे, इस्तीफा दिलवाएंगे। ये संघर्ष समिति का क्या है बेटा, काम है। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जब जयप्रकाश नारायण अमेरिका गए तो मार्क्सवादी बन गए। जब अमेरिका गए मार्क्सवादी बन गए। उन्होंने कहा कि जिसको खत्म करना है तो पहले उसी के पास से चले जाओ। उन्होंने कहा कि हमें तो ना तो इंदिरा गांधी से तकलीफ है, ना तो महात्मा गांधी से, ना जवाहरलाल नेहरू से, हमें तो केवल उनकी नीतियों से तकलीफ है, जो गलत नीतियां बनाते हैं, जो गरीबों का शोषण करते हैं, वह नीतियां गलत है। तो आइए देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण के भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया। आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के कुछ ऐसे मित्र थे जो चाहते थे कि जेपी यानी जयप्रकाश नारायण इंदिरा जी में मेल मिलाप हो जाए। अब भाई कुछ स्वार्थी मित्र होते हैं, कुछ कपटी मित्र होते हैं, कुछ बहुत अच्छे मित्र। कुछ जो स्वार्थी टाइप के थे वो सोच रहे थे कि जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी से मेल मिलाप हो जाए और बिहार की जनता के बेवकूफ बनाए जाए। लेकिन प्रकाश जी ऐसा किए नहीं। इसी प्रसंग में जेपी ने कहा कि उनका किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो सब बराबर है, चाहे वह इंदिरा जी हो या कोई और। उनका तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होंगी, जो सिद्धांत गलत होंगे, चाहे वह कोई भी करे, वे विरोध करेंगे। प्रस्तुत उद्धरण में जयप्रकाश जी की साफ गोई झलकती है। अर्थात उन्हें किसी नीतियों से झगड़ा नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें किसी नीतियों से झगड़ा नहीं है, हमें झगड़ा है ये गलत नीतियों से, अच्छी नीतियों से कोई झगड़ा नहीं। हमारा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं, पार्टिकुलर जो व्यक्ति द्वारा नियम बनाए गए हैं, जो शोषित कर रहे हैं, जो गरीबों को शोषित कर रहे हैं, उनसे हमारा झगड़ा है। तो मैं क्या ही कर सकता हूं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर। नारी में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी का गुण होना चाहिए या नहीं। अगर आप मेरी बात थोड़ा सा समझोगे, यदि एक नारी के अंदर पुरुष के गुण आते हैं तो उसमें कोई बहुत बुराई नहीं है। नारी के अंदर पुरुष के गुण आए, वीरांगना लक्ष्मीबाई बन गई। अगर पुरुष के अंदर नारी के गुण आ जाए तो इतना लड़ाई झगड़ा ना हो। हाँ, नारी में पुरुष के साहस दृढ़ता जैसे गुण और पुरुष में नारी के करुणा ममता जैसे गुण होने चाहिए। सोचो इतने महाभारत हो गई। अगर ये महाभारत नारियों में होती तो इतना बड़ा युद्ध ना बनता, परिणाम कुछ और रहता। अगर मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर करुणा ममता जैसे अगर किसी पुरुष के अंदर गुण आ जाएंगे तो उसका पालन करता है कि वह एक मानवता को समझेगा। नारी में साहस दृढ़ता आ जाएगा तो नारी को कोई कमजोर नहीं समझेगा। तो भाई साहब कह रहे हैं कि होना चाहिए गुण या नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो कहेंगे हाँ, नारी में पुरुष के साहस दृढ़ता जैसे गुण, पुरुष में नारी के करुणा ममता जैसे गुण होने चाहिए। इससे जीवन संतुलित और पूर्ण बना रहता है। अब इस बात को समझो थोड़ा सा। अब ध्यान सुनिएगा। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है। अरे भाई साहब, कहते हैं कि पुरुष जब नारी गुण लेता है देवता बन जाता है, और नारी यदि पुरुष का गुण धारण करे तो राक्षसी बन जाती है। ये कहाँ करने आए हैं। भारत एक प्रधान देश है, तो इसका मतलब है कि यदि आप पुरुष प्रधान देश है तो पुरुषों की बड़ाई करोगे, कदापि नहीं होने देंगे। नारी नारायण पूछता, नारी को नारायण भी पूछ रहा है, लेकिन भाई प्रश्न का उत्तर तो देना पड़ेगा। पुरुष जब नारी गुण लेता है तो वह सीधा सीधा दिखाया गया है कि क्या बन जा रहा है, वह सीधा सीधा देवता बन जा रहा है। आगे देखिए, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई तो मैं आपको बता देता हूं कि पहले क्या था। जब कृषि का आविष्कार नहीं हुआ,
अगर आदिकाल पर देखें, महिला और पुरुष दोनों शिकार पर जाते थे, दोनों साथ पर रहते थे। पशुओं पे देख लीजिएगा, दोनों काम करते हैं, लेकिन महत्व दोनों का है। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब कृषि का आविष्कार हुआ, जिसके चलते नारी घर पे रह गई और पुरुष बाहर रहने लगा, जिससे नारी और पुरुष की जिंदगी का बंटवारा हो गया, दो जिंदगियां आपस में बढ़ गई। घर का जीवन सीमित, बाहर का जीवन असीमित हो गया। नारी चार दीवारें पे रह गई और उसकी पराधीनता आरंभ हो गई। कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नारी सबको बताया गया कि तुम घर के लिए बनी हो, तुम भूख के लिए बनी हो, तुम घर पे रहो। पुरुष सब कृषि करने लगा, कहा कि छोटी हो, पतली हो, दुबली हो, तुम एक काम करो, जो हम खेती से उत्पन्न करेंगे उसको घर पे बनाना, रोटी रोटी खिला। तो नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहां से जिंदगी दो टुकड़ों में बढ़ गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन की कोई सीमा ही नहीं रही, जिसके कारण नारी चार दीवारों में कैद होकर रह गई और तब से नारी पराधीनता आरंभ हुई। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में देकर आना। जब पूछा जाए कि परमेश्वर नहीं पूछा गया तब बताना। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बहुत बढ़िया सवाल। बुद्ध ने आनंद से कहा था, आनंद, मैंने जब से नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है, तो जो मैंने यह धर्म चलाया है वो 5000 वर्ष तक चलने वाला है। किंतु अब यह जो धर्म है ये 500 वर्ष तक चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। पहले क्या होता था कि जब बुद्ध नहीं थे तो नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार नहीं था। अब समस्या क्या थी कि पुरुष सब कृषि का आविष्कार किया, नारी घर पे रह गई 10-15 साल। अब पुरुष क्या किया, जब उसको कुछ हासिल नहीं कर पाया जिंदगी में, तो बाबा बन गया, साधु बन गया, चला गया। अब कमाए खाए कौन? अब नारियां बची, नारी ने कहा हम भी साधु बन जाएंगे। नारी ने कहा कि हम भी साधु बन जाएंगे। अब होता यह है कि नारियों को अधिकार ही नहीं था, बुद्ध ने अधिकार दिया। तो सुनिए, बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वो 5 सहस्त्र का मतलब होता है 1000, 5000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। हे आनंद, हे आनंद। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग में अंतर क्या है? मैं एक बात जान लीजिए। प्रवृत्ति का मतलब आप समझ लीजिएगा प्रेम, और निवृत्ति का मतलब जान लीजिएगा निराकरण। अब ध्यान से सुनिएगा, निराकरण, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? एक ऐसा मार्ग जिस पर नारियों को प्रेम करके अपना लिया गया, उसे प्रवृत्ति मार्ग कहलाया गया। जो नारी को भोग और आनंद की खान समझते थे वो प्रवृत्ति मार्ग में चले गए, और जिन्होंने अपने मार्ग से नारियों को हटा दिया और निवृत्ति मार्ग में चले गए। ये प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो जिस मार्ग पर चलकर लोगों ने नारी को अपनाया वह मार्ग प्रवृत्ति मार्ग। मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रेम का मतलब अपनाना। जो लोग इस मार्ग पर चले वह लोग प्रवृत्ति मार्ग कहलाएं। यह वे लोग हैं जो अपने जीवन से आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी, ये इनका मानना था। अब निवृत्ति मार्ग वाले, वह मार्ग जिस पर चलकर लोगों ने नारी को अपने जीवन से निकाल दिया, त्याग दिया, यह मार्ग निवृत्ति मार्ग कहलाया। वे लोग जिन्होंने इस मार्ग को अपनाकर निवृत्ति मार्ग कहलाए। निवृत्ति मार्ग के लिए नारी किसी काम की चीज नहीं थी, ये लोग संन्यास लेने लगे। इन्होंने कहा नारियों से कोई मतलब नहीं है, वो तो सीधा एक बिहारी 100 प्रभारी, हमको नहीं चाहिए नारी, क्योंकि नारी ऐसी नारी जो ढकेल दे खारी। प्रवृत्ति मतलब प्रेम का मार्ग, जिसने नारी को अपनाया वो प्रवृत्ति मार्ग, जिसने ठुकराया वो निवृत्ति मार्ग। वही हाल है कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ये दुनिया है साहब। तो आइए पढ़ लेते हैं आज नारीश्वर पाठ का सारांश, बहुत परीक्षा में आता है। हमने आपका टाइम बर्बाद करने के लिए सेशन नहीं लगाया है, इस सेशन को हमने इसलिए लगाया है कि आपके परीक्षा के प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। आज नारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया एक विचारात्मक निबंध है। सच में यार विचार करने योग्य निबंध है, कि जिसमें पुरुष और नारी के गुणों के संतुलन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सच में मैंने आपको बताया था कि चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, पहले क्या होता था, दोनों आपस में गुण समान रखते थे, दोनों काम करते थे, दोनों मिल बांट कर खाते थे, लेकिन अब तो अलग लीला है।
दिनकर बताते हैं कि पुरुष में साहस, शक्ति और कठोरता होती है, जबकि नारी में ममता, करुणा और सहनशीलता होती है। यदि दोनों के गुण एक दूसरे में आ जाएं, यानी पुरुष के गुण नारी में आ जाएं, नारी गुण पुरुष में आ जाएं, तो मनुष्य अधिक पूर्ण और संतुलित बन सकता है। सच में बन सकता है। नारियां का हृदय कमजोर होता है, कोमल होता है, कोई मांगने वाला आ गया दे दीजिए ना, बस ये बात दूसरे में आ जाए तो भाई संतुलित हो सकता है। लेखक यह भी बताते हैं कि समाज में नारी को लंबे समय से पराधीनता का सामना करना पड़ा है, जिसे बदलने की आवश्यकता है। वे मानते हैं कि जीवन की पूर्णता तभी संभव है जब पुरुष और नारी दोनों समान रूप से एक दूसरे के गुणों को अपनाए और सम्मान दें। सच में यही पाठ का सारांश है। अर्ध नारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है? भाई अर्ध नारीश्वर भगवान पार्वती और शंकर का कल्पित रूप है। एक हाथ में जहां चूड़ी है, एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई? नर नारी पूर्ण रूप से समान एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोस्त नहीं हो सकते, अर्थात नर में नारियों के गुण आए, इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनके गुण में पूर्णता वृद्धि होती है। आज के जमाने में नर नारी के गुण को सीखकर अपना जीवन यापन करता है और नारी भी नर के गुण सीखकर समाज में अपना अस्तित्व बना रही है और स्वयं को आत्मनिर्भर कर रही है। क्या गजब का पंक्ति है भैया। मालती के घर का वातावरण कैसा था भाई? आपको पता है मालती रोज कहानी की मुख्य पात्रा है, मुख्य नायिका है मालती। इसके बच्चे का नाम था टीटी, इसके पति का नाम है महेश। मालती के घर का वातावरण एकांत और निरस था। निरस का मतलब जहां कोई आनंद ना हो, ऐसा लगता हो कि शाम की छाया मरा रही हो। आप गांव पे देखते हैं जब शाम होती है तो शाम होने के पहले का जो दृश्य होता है, सूना साना, बिल्कुल घर में निरसता फैली हुई है और ना ही कोई हंसी खुशी का माहौल है। ऐसा लगता है घर में जीवन की कोई ऊर्जा नहीं बची है, धीरे धीरे सब कुछ सुस्त और मृत प्राय हो गया है। ऐसा लगता है कि घर का जो माहौल है वो बिल्कुल खराब हो गया है, मरा हुआ हो गया। मालती के घर का जो वातावरण था एकांत और निरस था पूरा। यहाँ कोई ना तो खुशियां थी, ना तो कोई हंसी खुशी थी, ना तो कोई माहौल था। लगता था कि जीवन की कोई ऊर्जा ही नहीं बची। तो धीरे धीरे सब कुछ सुस्त और मृत हो गया। रोज कहानी की मालती ने किताब का क्या किया था आपको पता है? मालती के पिताजी ने कहा था कि मालती 10 पन्ना रोज पढ़ा करो, लेकिन मालती रोज 20 पेज फाड़ कर चला देती थी। लेकिन आज क्या हुआ, घर का माहौल सूना है, आज मालती को पढ़ने की चेष्टा जगी थी। जब लेखक गए हुए थे मालती घर, उन्होंने देखा कि महेश्वर जो आम लाए थे उसी अखबार के टुकड़ों को बड़े गौर से देख रही थी, टुकड़ टुकड़ करके। लेखक ने कहा ये वही मालती है जिसने पढ़ने के कारण डांट खाई थी और आज इसको कितनी रुचि है। तो लेखक ये बताना चाहता है, एक मालती नारी को यह दर्शाना चाहता है कि शादी के पहले एक नारी की जिंदगी कैसा होता था, अब आज कैसा है। मालती के पिताजी ने उसे पढ़ने के लिए एक किताब लाकर दिए थे, जिसे मालती पढ़ने के बजाय 10 पन्ने 20 पेज रोज फाड़ कर क्या कर देती है, फेंक देती है। मालती के पति का परिचय दीजिए। आपको पता है कि मालती के पति का नाम महेश्वर है, अभी मैंने बताया। यह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं, उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। मतलब डॉक्टर का खर्चा थोड़ा से पहले सरकारी अस्पतालों का वेतन कम था। ये वैसे साधारण जीवन जीते थे। इनका रोज का था कि हम इतने बजे निकलेंगे, 10 बजे निकलेंगे, 11 बजे निकलेंगे, 12 बजे निकलेंगे, लेकिन आएंगे अपने टाइम से, फिर चले जाएंगे। कोई आ गया, गरीब पुकार करने लगा तो चले जाते। प्रातः काल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर इनकी छुट्टी रहती है, शाम को फिर चले जाते हैं। एक गैंग्रीन नाम की बीमारी थी, अगर आपको आता होगा तो। गैंग्रीन क्या है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। अगर आपसे परीक्षा पूछे कि गैंग्रीन क्या बेटा, गैंग्रीन क्या है, इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट पे अवश्य दें। लेखक और मालती के संबंध का परिचय रोज शीर्षक कहानी के आधार पर दीजिएगा। लेखक और मालती के संबंध बहुत गहरे हैं, दूर के रिश्तेदार के अपने भाई बहन थे, लेकिन ये मित्रवत व्यवहार करते थे। इनका साथ खेलना, साथ उठना, साथ बैठना बचपन बीता। लेखक और मालती के संबंध बहुत गहरे। मालती लेखक की दूर के रिश्तेदार की बहन है,
लेकिन उसके और लेखक के बीच दोस्ती का संबंध रहा है भैया। इन दोनों की पढ़ाई एक साथ हुई है तथा इनका बचपन एक साथ बीता है, एक साथ खेलना, लड़ना, झगड़ना। मालती और लेखक का संबंध कभी भाई बहन या छोटे बड़े का नहीं रहा, उनका संबंध हमेशा दोस्ती की स्वतंत्रता का रहा है। कि आप स्वतंत्र हैं मेरे प्यारे भैया। ये है बेटा कड़वक। कड़वक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर इस वीडियो पर 200 कमेंट आते हैं तो मैं अगला पार्ट काव्य खंड के प्रश्नों का त्रैमासिक स्पेशल का लेकर आऊंगा। अभी मैंने इसको छुपाया है और मैं इसको पुनः वापस। तो यदि आप चाहते हैं कि जिस प्रकार, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप चाहते हैं भैया, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप चाहते हैं कि ऐसी काव्य खंड के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न परमेश्वर सर पढ़ा दें, त्रैमासिक स्पेशल गद्य खंड का खेला होवे, वैसे ही पद्य खंड का अगर खेला चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं क्या भैया? सबसे पहले आप जानिएगा, क्या आप चाहते हैं कि जहां पर गुरुजी ने बताया था गद्य खंड का खेला होवे, अगर वहीं पर पद्य खंड का खेला हो जावे तो कैसा लगेगा? सच सच बताना, सच सच बताना। अगर आप चाहते हैं कि भविष्यवाणी त्रैमासिक स्पेशल प्रश्नों की इतना ही पढ़कर अगर हम चले जाएंगे तो पद्य खंड का खेला होगेगा, होवेगा, होवेगा कि नहीं होवेगा? क्या आप इस वीडियो को चाहते हैं तो ज्यादा शेयर करेंगे और कम से कम इस वीडियो पर 200 कमेंट हमको चाहिए। अगर आप खेला वाला कमेंट चाहते हो, खेला वाली क्लास चाहते हो, तो प्लीज सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। एक बार सभी साथी इस सेशन को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, लेता हूं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका उम्मीद यहां से खरा उतरे और आप भविष्य पर अच्छा करें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।